नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल। हमारी परंपरा में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है और शब्द की साधना हमारी परंपरा कहती है। आज मेरे बीच शब्दों की साधना करने वाले एक ऐसे साधक हैं जिनकी हिंदी भाषा, शब्दावली और समाज के बीच ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सुप्रसिद्ध व्याकरण भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। यूँ तो आपका प्रशासनिक सेवा में एक सुदीर्घ अनुभव है, लेकिन इसके साथ ही आप साहित्य साधना के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आप भाषा के एक्सपर्ट के तौर पर जाते हैं, कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और विविध साहित्यिक उत्सवों में भी आपकी महनी भूमिका रहती है और समय के साथ भाषा, शब्दावली, हिंदी का स्वरूप और हम उसे कैसे आगे लेकर जाएं, इस पर निरंतर विमर्श करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर ये भाषा का जो कीड़ा है, यानी शुद्ध शब्दावली होनी चाहिए और हिंदी के प्रति ये प्रेम, इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एक चीज़ तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये चीज़ बचपन में ही समझ में आ गया था कि वर्ड्स रूल द वर्ल्ड, शब्द ही संसार पर शासन करते हैं। चाहे अपनी परंपरा में कह लीजिए शब्दं ब्रह्म की, जिसकी आपने चर्चा की है। तो ऐसे में जब आपकी भाषा से आपकी परिभाषा तय होती है, तो मुझे लगता है इससे अपनी भाषा पर ध्यान नहीं देना एक महंगा सौदा है। और आपकी भाषा सशक्त हो, सुंदर हो, सटीक हो, समलंकृत हो, प्रवाहमयी हो, तो आप अपनी भाषा में यदि निवेश करते हैं तो अपने करियर में निवेश करते हैं। मैं अपने युवा साथियों से भी कहूँगा कि देखिए, कई रिसर्च हुए हैं, कई से शोध हुए हैं वैश्विक स्तर पर, जिनसे यह तय हुआ है कि क्लास में सबसे अधिक मेधा वाले, IQ वाले बच्चे जीवन में सबसे अधिक सफल हों, ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या शब्दों पर जिनकी पकड़ अच्छी है, या कहिए कि जिनका शब्द भंडार जो है बड़ा है, तो वो जीवन में अधिक सफल होते देखे गए हैं। तो शब्दों में निवेश करना चाहिए। और ऐसे में मुझे लगा कि यदि एक शब्दों में निवेश करने से या शब्दों को सुसंस्कृत परिष्कृत करके समाज के बीच ले जाने से अगर एक व्यापक हित सधता हो, तो यह उद्यम कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने इस ओर अपने आप को लगाया। आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो मेरे सामने भी है और इनकी खूब चर्चा होती है। अकादमिक जगत से लेकर के साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्रों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसकी एक मांग बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग से आपकी शुरुआत हुई पुस्तकों की यात्रा, भाषा संशोधन, शब्द संधान और शब्दार्थ तक आई। अगर मैं कहूँ कि ये पुस्तकों की यात्रा और पुस्तक के रूप में समाज की भी धरोहर ले जाने की जो ये सोच थी, वो कैसे आपके विचार में आई और कैसे इस दिशा में लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं? और मुझे जहाँ तक जानकारी है, नई पुस्तक शीघ्र ही आने वाली है। जी, कृष्ण मुरारी भाई, देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें कह दूँ तो करीब 2 दशकों से मैं लिख रहा था। शब्दों की उत्पत्ति पर मेरा 2 दशक का तो कार्य है ही। इसके अलावा यह और बात है कि पहले मैं कविताएं भी लिखता था, कहानियां भी हैं, आलेख भी हैं, संपादकीय भी हैं, गज़ल भी लिखा कभी। जी। लेकिन मुझे लगा कि मतलब एक जो पुस्तक है उसके प्रकाशित होने में पर्यावरण का भी देखिए उसमें नुकसान भी है। मतलब पर्यावरण की कीमत पर पुस्तक जो बन रहा है, तो फिर इसकी उपादेयता अगर ना हो तो पुस्तकों की संख्या बढ़ाने से कोई बहुत लाभ नहीं है। तो मूल रूप से भाषा विज्ञान और शब्दों पर काम करने वाला व्यक्ति, एक उपन्यास मैंने लिखा ऑपरेशन बस्तर, उसके बाद मेरे पास कई प्रकाशक आए कि आप दूसरा उपन्यास दीजिए, मैं नहीं लिख सका। मुझे लगा कि साहित्य सेवा का अर्थ है कि उसका समाज में सहित का अर्थ, साहित्य में तो सहित है ना, दूसरे का भला। लेकिन अगर मैं कोई पुस्तक लिखूं उसमें दूसरे का कोई भला होता हुआ मुझे अगर नहीं दिख रहा है, तो मैं क्यों लिख रहा हूं? कहने के लिए हम कह रहे हैं हम साहित्य सेवा कर रहे हैं, और उस साहित्य से किसकी सेवा, उससे किसका भला? अगर किसी का भला हो ही नहीं रहा है तो लिख क्यों रहे? जी।
अनावश्यक कवि मतलब हम कविता संग्रह निकाल रहे हैं, ये लग रहे हैं पढ़ने वाले कोई लोग नहीं है, तो क्यों भाई पर्यावरण, भाई बांस कटते हैं, घास है, बांस है, जिससे पुस्तक का निर्माण है, क्यों एक मतलब कि भाई जीरो, जिसको कहते हैं पर्यावरण को आप पोल्यूशन जीरो कर दीजिए, कम से कम मत लिखिए किताब। नहीं तो सच में कहते हैं ऐसी वैसी बातों से तो चुप रहना ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो चुप रहने से बेहतर। वाह, क्या बात। तो साहित्य में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, मुझे लगा सबसे बेहतर चीज़ है कि साहित्य लिखने के जो टूल हैं या जो उपकरण है किसी भी साहित्यकार का, कोई भी व्यक्ति जो रचनाधर्मी व्यक्ति है, जो शब्दों में से में बरतता है, तो मुझे लगा कि वे जिन शब्दों को बरतते हैं उन शब्दों के मानक और परिष्कृत स्वरूप क्या हो, मानक रूप क्या हो, उस शब्द का वही निहितार्थ है जो वो लिख रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया और आप खूब अच्छे से उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल अर्थ वह है ही नहीं। तो ऐसे में मेरा फोकस व्यापक, जिसको कहते हैं कि साहित्य जो पाठक हैं उससे अधिक उन पर गया जो अपनी भाषा ठीक करना चाहते हैं। इसलिए मेरी किताबों के जो पहले पाठक ज़्यादा, जो मेरी किताब कोई भी आती है तो पत्रकारिता के बच्चे, साहित्यकार सबसे अधिक मेरी किताबें खरीदते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चे खरीदते हैं। तो आप कोई भी मेरी पुस्तक उठा लीजिए और सबसे अधिक जो उस पर चर्चा करने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो कि खुद लिख रहे हैं, क्योंकि उनको वो टूल मेरी किताब में मिल रहा है। किताब पढ़ने से लगता है अच्छा इस शब्द को प्रयोग ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसका मूल अर्थ ये है, ये लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा हिंदी का पाठक वर्ग है, संसार है, इसमें से मैं उन लोगों को टारगेट करूं। हर लेखक को ये तय करना चाहिए कि आपका पाठक वर्ग क्या है, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। अभी तक का जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वह यह है जो हिंदी के लिए, जिनको लगता है कि मेरी भाषा अच्छी हो जाए, जो भी अपनी हिंदी को सुधारना, संवारना, सजाना चाहता है, उसके लिए मैं कुछ काम आ जाऊं, तो मैंने उनको टारगेट किया है। चाहे पत्रकारिता को हों, साहित्य के बच्चे हों, या हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हों, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे जो सबसे अधिक यूपीएससी, बीपीएससी, जहाँ भी जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए काम। मतलब ये पूरी जो आपकी रचनाधर्मिता है और इसकी उपादेयता है वो नई पीढ़ी को तैयार करने को लेकर के, उनका जो भाषिक संस्कार है वह ठीक हो, शब्दों के प्रयोग में वो सजग हो जाएं, और ऐसा ना हो जाए कि शब्द का अर्थ कुछ और है और आप कदाचित उसको किसी भिन्न अर्थ में उसका प्रयोग करते जा रहे हैं। देखिए शब्द बदलते हैं, और शब्दों का जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि शब्द के अर्थापकर्ष होते हैं, कुछ अर्थ था कुछ और हो गया, अर्थ संकोच होते हैं शब्दों के। एक शब्द है उसका अर्थ कुछ और होना था, उससे लिमिटेड अर्थ को बताने लगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। एक होता है एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, कि जिसको हम अर्थ विस्तार कहते हैं, उसका मूल अर्थ कुछ और था, अब एक बड़े अर्थ की अभिव्यंजना उससे होती है। तो जो शब्द हैं अपने, जिन शब्दों को हम आप अभी बैठे हैं ना, एक माध्यम है। अगर शब्द हम सटीक ना हो, जो मैं कहूँ आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं वो बात मुझ तक ठीक नहीं आई, या हम दोनों की परिचर्चा में जो एक बड़ा जो IBC 24 का जो प्रदेश के एक भरोसेमंद न्यूज चैनल का जो एक बड़ा सा हमारा दर्शक वर्ग है, उनको आनंद ना आए, उनके समय का हम सम्मान नहीं किया, और हमारी परिचर्चा से कोई शाब्दिक, जिसको कहते हैं शाब्दिक और भाषिक उन्नयन की दिशा में वे थोड़े प्रवृत्त ना हो, तो इस परिचर्चा का क्या लाभ है। तो हम उस दिशा में काम करते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें मैं जोड़ता हूँ कि अगर हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो उसे ये कहा जाता है नहीं यार आप मास की हिंदी नहीं बोल रहे हैं, आप क्लास की हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन वहीं दोहरा व्यवहार अंग्रेजी को लेकर के हम देखते हैं। मेरे किसी भाषा के प्रति दुराग्रह का भाव नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी तो अलग अलग देशों के टोन के हिसाब से भी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो हिंदी है, जिस हिंदी पे आप काम कर रहे हैं, जो हिंदी हम आप बोलते हैं, यार ये बड़ी टफ हिंदी है, ये हिंदी नहीं चलेगी। इसके बारे में बताइए, टफ हिंदी का ये टर्म कहाँ से है और किस प्रकार से समाज में विद्रूपता का वातावरण निर्मित कर रहा है। जी बिल्कुल साफ गोई से कहता हूँ, पहले भी 1-2 बार कई जगह मैं इसको बोल चुका हूँ, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ इसको। देखिए शब्द जो होते हैं जटिल, क्लिष्ट, भाषा इस तरह से नहीं हो, हम इस तरह से भाषिक
और लैंग्वेज के पार्लेंस में या भाषिक परिदृश्य में इस तरह से चर्चा नहीं होती। शब्द आपके परिचित होते हैं अथवा अपरिचित होते हैं। अगर आप परिचित हैं तो सरल है, अपरिचित है तो वो क्लिष्ट या जटिल है। अगर आप कुछ शब्दों का प्रयोग छोड़ दें तो धीरे धीरे वो शब्द खो जाएंगे और आपको लगेगा अरे बड़ी जटिल सी भाषा है। ठीक है, अनुभव शब्द है, वह आपको कठिन लगता है, एक्सपीरियंस आपको आसान लगता है। अनुभव लिखना हिंदी में, अरे भाई अनुभव तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन अनुभव बोलना मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपको सरल कैसे लगने लगा? एक्सपीरियंस की स्पेलिंग आपको सरल लगती है, अनुभव आपको कठिन क्यों लगने लगा? क्यों? क्योंकि आपने जिसका प्रयोग किया आपके लिए परिचित शब्द हैं। तो इस तर्क को पहले ही झुठला देना चाहिए, ये हटा देना चाहिए, नकार देना चाहिए कि शब्दों को जटिलता या उसकी सरलता के पार्लेंस में, उसके परिदृश्य में देखें। हमें कहना चाहिए कि हम अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग करें, परिचित होंगे शब्दों से। जैसे जैसे हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे आसपास के लोग करेंगे। धीरे धीरे हम क्या हुआ, हम अपने रूट से कटते गए, अपनी जड़ों से कटते गए, अपने मूल शब्दों को खोते गए। आपको पता नहीं चला कि कब आपकी रसोई जो है किचन में बदल गया। आपका, मैं एक उदाहरण ये भी मैं कई बार दिया है। अब देखिए, आप कहते हैं जो पलंग है आपका, वो शब्द था पर्यंक। परि मतलब चारों ओर, अंक मतलब पर्यंक। परि मतलब चारों ओर, अंक मतलब गोद। अब जो आपको चारों ओर से अपने गोद में ले ले, वो पर्यंक था, पलंग बना। बेड पता हो नहीं गया। पलंग कैसे नहीं बेड, डबल बेड हो गया। आपको डबल बेड बोल, पलंग बोलने में क्या दिक्कत है? तद्भव पलंग तो बोल लो। किचन, रसोई जिसमें रस के सारे षड्रस की अवधारणा है, वो रस बनते हैं भोजन में, वो किचन रसोई थी, रस की ओई। और अब देखिए वो किचन में बदल गया। जब आप अपने शब्दों को नहीं समझेंगे, अनुभव जैसे है, अनु मतलब पीछे, भाव मतलब होना। जब कुछ होता है उसके पीछे जो होता है वो अनुभव है। जब भी कुछ होता है तो उसके पीछे जो होगा तो अनु मतलब पीछे, भाव मतलब होना। लेकिन एक्सपीरियंस हिंदी में क्या है, कोई शब्द जो अर्थ है उसका अर्थ वह स्वयं बता देता है। अंग्रेजी के मामले में आप किसी भी जानकार व्यक्ति से जब बात करें, वो कहेंगे कि अगर ठीक से यदि आपने उसका उच्चारण पहले से नहीं सीखा है तो इसकी 90% संभावना है कि उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर लेंगे। आपको जैसा दिखता है वो एक्सटेम्परी है कि एक्सटेम्पोर है, आपको पहले से पता है कि एक्सटेम्परी है, तभी एक्सटेम्परी बोलेंगे, नहीं तो एक्सटेम्पोर बोल देंगे। तो इस तरह से अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण भी एक एक शब्द का सीखना होगा आपको। पुट है, पीयूटी पुट है, ब्यूटी बट है, वह आपको ट्रेन होना है, धीरे धीरे आपको सीखना है। उसका कोई निश्चित भाषिक नियम नहीं मिलेगा आपको, जितने नियम हैं उससे अधिक अपवाद हैं। लेकिन आपके पास एक क्रेज है कि अंग्रेजी सीखेंगे तो हमें स्वीकृति मिलेगी। हिंदी में ऐसा नहीं है, जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं, और उस शब्द का वही उच्चारण क्यों है यह भी पता लग रहा है, जो लिखा है वैसा बोल दो, और उस शब्द का वही अर्थ क्यों है इसका भी विज्ञान है। तो ऐसे में जब हमारी ऐसी भाषा है जिसमें वैज्ञानिकता अधिक है, ऐसी भाषा है जिसके अर्थ का एक एक शब्द अपने अर्थ की कहानी खुद कहते हैं। मैं तो शब्दों की कुंडली बनाता हूं तो मैं कहता हूं कि आप शब्द पकड़िए, शब्द को शब्द क्यों कहते हैं इसका भी नियम है। जितने भी शब्द कुछ भी हम आप प्रयोग में ला रहे हैं जी, उपयोग कर रहे हैं कि पूरा इसके पीछे विज्ञान है, और इसको जानना बड़ा सरल है। आपसे हुआ यह कि पहले कई हजारों वर्षों की गुलामों की एक मानसिकता रही, इसमें धीरे धीरे अलग अलग भाषाएं थोपी गई, कभी फारसी आप पर थोप दी गई, फिर आपने अभी भी आप चले जाइए थाने में, अगर आप जाते हैं कोई घटना घटती है तो आपको लगता है कि मैं कहाँ आया हूँ। सही बात कि भाई उसमें लिखते हैं फला वल्द, ये आपको लगता है मैंने अपने पापा को तो मैं लिखा भी नहीं वल्द, और ये वो सब चीज़ें तो मैंने लिखी नहीं थी, तो आपको लग रहा है कि मैं किसी दूसरे देश में आ गया हूँ क्या। आपके सुविधा के लिए वो थानेदार बैठा है, भाई पुलिस महकमा किस लिए है, एक जो सिविलियन है, नागरिक है, उसकी सुविधा के लिए है। उसको अपनी फरियाद लेकर, अपनी विनती लेकर, अपना दुखड़ा लेकर जब वो थाने में जाता है और प्राथमिकी दर्ज कराता है, तो प्राथमिकी के लिए भी पहले कोई कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं FIR कह रहे हैं, और उसकी जो भाषा है वो फारसी मिश्रित है। ये आपको पता है, कई मतलब ये सब भी बदलाव होने चाहिए। कुछ शताब्दी पूर्व ये थोपी गई थी ये चीज। आपको अपनी भाषा में न्याय नहीं मिल रहा है, आपके अंदर एक इसके लिए दुख होना चाहिए कि न्याय की भाषा तो कम से कम मेरी हो। कोर्ट में एक बंदा जा रहा है, उसको किसी ने किसी की बकरी चुरा ली, और छोटी सी चीज़ के लिए वो कोर्ट में गया है, और कोई दूसरे कोई मुद्दे हो, और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, वो कह रहा है हो क्या रहा है, अंतिम में बोला कि तुम जीत गए, तुम हार गए, उसको पता ही नहीं चला कैसे जीते कैसे हारे जी।
तो बहुत काम करने की जरूरत है। भाषा का क्षेत्र उतना सरल या उतना छोटा नहीं है जितना कि दिखता है। जी। मनुष्य केवल एक सामाजिक प्राणी नहीं है, वह एक भाषिक प्राणी है। तो आपको आपके दैनंदिन जीवन में जितनी चीजें हो रही हैं वो चीजें ठीक से हों, ईज जिसको कहते हैं, सरलता हो, सुगमता हो, इसके लिए आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी भाषी होने के नाते चाहे आप छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, या कहते हैं भारत के किसी प्रांत में हो, आपको अपनी भाषा का इतना ख्याल केवल रख लीजिए कि सामने वाले से हमारा संवाद ठीक से स्थापित हो जाए। कोर्स करेक्शन करते रहिए जहां लगे कि हम ऐसे शब्द जिसकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक अंग्रेजी, हम आप बात कर रहे हैं अनावश्यक अंग्रेजी के शब्दों के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कई बार हमारी आदत हो जाती है कंडीशनिंग, लेकिन गलत आदत तो गलत आदत है। सही बात। गलत आदत है, उसको बदल देनी चाहिए। तो ये आग्रह रखिए कि हम थोड़ा सा कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो, प्रतिदिन हम उठें और एक आदत बनाएं कि हम अपनी शब्दों, जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए थोड़े सजग हो जाएंगे, अपनी भाषा को थोड़ी और परिष्कृत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। नहीं तो फिर हम एक जिसको कहते हैं कि इम्पोर्टेड लैंग्वेज, और फिर या फिर कोई और भाषा, थाने में कोई और भाषा चलेगी, कोर्ट में कोई और भाषा चलेगी, बाजार की कोई और भाषा होगी, तो कहीं न कहीं आप अगर सजग नहीं होंगे तो इसकी हानि भी आपको ही होनी है। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई जी। त्रिभाषा फार्मूला उसमें है जी। यानी एक मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी या कोई भी संपर्क की भाषा आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सबसे बड़ा अगर कहूँ मतलब संक्रमण देखता हूँ समाज में, तो हिंदी माध्यम में बोल सकता था लेकिन मैं दूसरी शब्दावली में प्रयोग करता हूँ। हिंदी मीडियम के जो स्कूल हैं वो लगातार घट रहे हैं। हम राजभाषा पखवाड़ा मनाएं या हिंदी दिवस मनाएं, यदि हिंदी माध्यम के स्कूल लगातार घटते जा रहे हैं, वहाँ एनरोलमेंट घटता जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी की पूरी पीढ़ी हमारी अपने मूल संस्कारों से कटती चली जा रही है और ये कितना घातक हो सकता है? और इस संक्रमण को दूर करने के कौन से उपाय हो सकते हैं? इसके बारे में आप बताएं, आपको क्या लगता है? तथ्यात्मक रूप से थोड़ी सी असहमति भी रखूंगा और तथ्यात्मक दृष्टि से 2-3 बातें मैं यहाँ रखना चाहूँगा। उसके बाद सुधी जो हमारे दर्शक हैं वो इसको तय कर लें। तथ्यात्मक रूप से तो हम ये कहने की बजाय कि हिंदी मीडियम के स्कूलों की संख्या घट रही है, मुझे लगता है कि ये कहें कि समाज में अंग्रेजी का व्यामोह, अंग्रेजी के प्रति क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। और एक व्यक्ति यह सोचता है कि अगर हमने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में, बोलता है बेटा हम कुछ भी कर लेंगे, हम रिक्शा चला लेंगे, लेकिन हम तुमको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यह जो एक व्यामोह है, या कहिए कि एक डर है कि चलो हमने संघर्ष किया लेकिन हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, और अगर हमने अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाई तो इसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ऐसे में अगर उसको पैसा नहीं भी है तो कर्ज भी लेता है या कुछ भी करके एक बहुत ही घटिया सब स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी दे देता है, लेकिन एक अच्छे हिंदी मीडियम स्कूल में देने से वो बचने लगता है। और इसका जो समाज क्या है ना, समाज बड़ा रिएक्शनरी होता है, प्रतिक्रियात्मक होता है। और बाजार का जो नियम है, क्योंकि शिक्षण संस्थान भी हैं, उनका एक मतलब कि रूल है अपना, एक बाजार है, मुनाफा है, मुनाफा है। आपने बिल्कुल ठीक कह दिया, वो मैं उन शब्द से बच रहा था। तो क्या होता है कि उनको भी लगता है कि हम क्या जरा हम लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां पर पढ़ाने वाले एक भी शिक्षक को अंग्रेजी नहीं आ रही है। एक शिक्षक बेचारा इंग्लिश में है, वो भी वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल आपको एक ऐसे गांव में मिलेगा, है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश फुल्ली इंग्लिश मीडियम, और वहां इंग्लिश के 5-7 शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फुल्ली इंग्लिश मीडियम। तो यह जो ऐसे नाम होंगे स्कूलों की, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, हाँ इंग्लिश स्कूल, और कुछ ऐसा होगा, सेंट कोई लगा होगा, कुछ भी होगा। हाँ। तो ये कारण क्या है इसके पीछे? एक तो कहिए कि नकल का जो मनोविज्ञान है, जल्दी से उसको लगता है जो दिखता है जो बिकता है। अगर हमने अपने आप को इंग्लिश मीडियम कह दिया तो इंग्लिश मीडियम कह देने से क्या होगा कि लोग हमारे पास ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे, और बच्चे को भी गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग। तो ये जो चीज़ है गुड मॉर्निंग सर, बच्चे जैसे स्कूल में आए, बच्चा भी घर जाएगा तो बोलेगा पापा को, पापा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माताएं भी उन्हें प्रेशराइज करती हैं कि बच्चों तुम्हें इंग्लिश में बोलना है।
और ये अंकल आए हैं। कुल मिला के 10 जो वाक्य हैं, जी। इससे अधिक अंग्रेजी वो सिखा नहीं पाते। हाँ। ये जो तो ये हिंदी माध्यम के स्कूल अभी भी ज्यादा होंगे, लेकिन यह जो नकल की प्रवृत्ति है और ये अंधानुकरण है, यह एक घातक चीज है। और दूसरी बात, तथ्य से विमुख होकर के हम ये भूल जाते हैं कि वैश्विक परिदृश्य को छोड़िए, वैज्ञानिक स्तर पर भी जो शोध क्या कहते हैं, तो शोध से यह सिद्ध हुआ है कि कम से कम प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल पर बच्चे को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। हाँ हाँ, वही है त्रिभाषा फॉर्मूला भी वही है। तो भारत सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी के अंतर्गत भी इसका ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो बच्चा है, बच्चे की जो मानसिक क्षमता है, गणित विज्ञान की संकल्पनाओं को सीखने में जाना चाहिए। वह क्या कर रहा है, उसे बच्चे को सीखना था ये घटाने के नियम, वो सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग याद कर रहा, सब्ट्रैक्शन लिखेंगे कैसे। गणित का मतलब एक बच्चा जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, वो गणित में फेल हो गया, एकदम मैं बोल रहा हूँ, गणित में फेल हो गया है बच्चा, उसको हर सम आता था, वो समझ नहीं पाया कि पूरा जो लिखा है कि फलां को इतने, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था। हाँ। अब उसको उसमें घटाना है कि जोड़ना है। अगर हिंदी में लिख दिया जाए कि इसको इतने थे ये थे, तो हिंदी में लिख दिया जाए तो समझ जाएगा और घटा भी देगा। हाँ। लेकिन बैरियर वहां पे क्या है, मैथमेटिकल जो उसका टेम्परामेंट है, जो कंसेप्ट है, वो बैरियर नहीं है। उसको क्वेश्चन ही बच्चे को, तीसरी क्लास का बच्चा है, सब्ट्रैक्शन का सम है, एडिशन का सम है, और वो लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड में दिया हुआ है कि राम हैज दिस मैनी नंबर ऑफ बुक्स, है ना, हिज फ्रेंड बोरोड दिस मच, हाउ मेनी बुक ही इज हैविंग नाउ। अब वो बच्चा पता ही नहीं चला कि क्या कहा, बोरोड का मतलब क्या हुआ, है ना, और हाउ मेनी ही विल हैव, अब कहा क्या रहा है, कितना दिया नहीं दिया। तो गणित की संकल्पना, मैथमेटिकल कंसेप्ट, लेकिन हिंदी में वो समझ जाता। शोध कह रहा है कि बच्चे को हिंदी में सिखाइए, समझ जाएगा, लेकिन हम आप इतने कुपट हैं, अनपढ़ हैं, या कहिए कि हम इतने नकलची, इमिटेटिंग हो गए हैं, अंधानुकरण की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें यह पता ही नहीं है कि वैश्विक स्तर पर उनको अपनी भाषा में, भाई जितने भी देश हैं वो अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। किसी में अभी पत्रकार के इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और उनके जो सोमालिया के कोई नेता थे वो हिंदी में बात कर रहे थे। देखिए, स्कैंडिनेविया देश देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, मतलब कि चीन देख लीजिए, रूस देख, हर जगह उनकी अपनी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे गणित में विद्वान कैसे, गणित में, साइंस में अच्छे कैसे होंगे? छोटा बच्चा है, घर की भाषा है नहीं, घर में बेचारा हलवी में बोल रहा है, हाँ, हलवी में बोल रहा है, गोंडी में बोल रहा है, और उसको आपने वो अपने गांव के कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके भर्ती कर दिया, और वहां पे उसकी किताबें इंग्लिश में हैं, और पिताजी भी कह रहे हैं ठीक है 800 किताबें ला के दे, देखो बेटा आप जो है बहुत अच्छा करना, तुमको मैंने किताब ला दी। आपने क्या अपराध किया है आपको पता है? कह रहे हैं उसमें भी बेचारा बेच के आया है कुछ, है ना, अपने सब कुछ बेच बाच के, उसको कह रहा है अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की किताब खरीद दिया, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दिया। बच्चे आपको अगर लग रहा है ना, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ अभिभावकों से, अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपका बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा और इस तरह से एक दिन बड़ा अधिकारी बन जाएगा और आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आप एक गलत फहमी में हैं। बच्चे को प्राथमिक स्तर पर तो आप अच्छे विद्यालय में दीजिए, और जहाँ तक हो सके उसको, जहाँ पर उसकी मातृभाषा का महत्व है, अपनी मातृभाषा में शिक्षा हो, तो उसमें उसका जो मेंटल होराइजन है, जो मानसिक क्षितिज है, उसका व्यापकत्व अधिक हो सकता है। तो भाषा की पहली जो सीढ़ी है उसको कम से कम अपनी भाषा में तय करने दीजिए ना, आगे फिर वो सीख लेगा, आगे वो सीख लेगा। तो ये जो है हिंदी को लेकर के जो मैंने काम किया, ऐसा नहीं है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या मेरे जैसे और लोग हैं। हाँ, आपने प्रशासनिक सेवा की पूरी तैयारी इसी से की होगी। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि हम अगर समाज को एक उदाहरण दें कि देखिए हम हिंदी में काम करके ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, हिंदी रोजगार की भी भाषा है, बच्चों की समझ को बढ़ाने के लिए भी, अगर मान लीजिए आप गुजराती हैं तो बच्चे को प्राथमिक तक पढ़ने दीजिए गुजराती में, कोई दिक्कत नहीं है, या एटलीस्ट वो हिंदी से रिलेट कर जाएगा। अगर एक हलवी या गोंडवी का बच्चा है, भाषा में बात करना, वो हिंदी से रिलेट कर लेगा, लेकिन अंग्रेजी बड़ा फॉरेन सा लगेगा उसको। या ऐसा ही है जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको ही कहता हूँ, 10 लोगों को बोलिए कि एक FIR जो आप थाने में लिखी गई है उसको पढ़ के उसका मतलब समझा दो। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझ पाता है। तो जब हम भाषा पे बात करें तो हम हवाई बातों की वजह है कि
जगह हम ऐसी बातों पर बात करें जिसके हमारे सीधे सीधे सरोकार हों। मैंने यह देखा कि भारतीय समाज, भारतीय मनीषा इसको लेकर के पहले चलती रही तो हम अक्षुण्ण रहे, बचे रहे, और अब जाकर के इस संक्रमण दौर काल में जो एक सांस्कृतिक संक्रमण तीव्र गति से है, ऐसे में भाषिक अस्मिता को लेकर के हमें काम करने की, कार्य करने की आवश्यकता है। उस भाषिक अस्मिता पर कार्य करने के लिए हम आप लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। पूज्य महात्मा गांधी जी हों, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के प्रमुख शिल्पी, वो तो यहाँ तक थे कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा बने, जो एकता की बात करते हैं। लेकिन जब हिंदी की बात आती है अभी भी, तो एक राजनीति का एक वर्ग है या कुछ नेता हैं, वो उसे क्षेत्रवाद के दायरे में समेटना चाहते हैं। और हिंदी का विरोध ही क्यों है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोई भी विश्व के किसी भी प्रमुख देश को आप देख लीजिए, तो वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि चलो ठीक है, मान लीजिए चीन में आप जो देख रहे हैं मैंडारिन को मिला हुआ है। हर देश की, भाई भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन एक ऐसी भाषा जो आपके जन जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, जो आपको एक सूत्र में पिरोए, एक भाषा ऐसी होनी चाहिए। हर देश में है, और क्योंकि एकता के सूत्र, देखिए भाषा से, शब्द से वाक्य बनते, भाषा जब समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाए तो वहाँ साहित्य होता है। तो शब्द से वाक्य कहिए, वाक्य से कह लीजिए भाषा, भाषा से साहित्य, साहित्य से संस्कृति। तो आपको अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो आपको अपनी भाषा को बचाना होगा। भाषा पे कार्य किए बिना संस्कृति पे कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये पहली चीज़ है कि आप इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं हर वक्त इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ाऊं, उसको पता नहीं चलेगा कि अपने यहाँ अंकल और आंटी में सारे संबंध निबट जाते हैं, आपको उसको पता नहीं चलेगा चाचा, मामा, मौसा, ताई, ताया, फूफा ये क्या होते हैं। उसको समझाने के लिए अपनी भाषा में समझाओ कि सभी अंकल नहीं हैं, है ना, मदर और फादर, ये न्यूक्लियर फैमिली, और वो नहीं चलता। भारतीय संस्कृति कुछ और है। तो ये जो चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी संस्कृति बची रहे तो साहित्य बचाइए। साहित्य बचाने के लिए आपको अपनी भाषा पे कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, इसके लिए आप जानते हैं कि दक्षिण में कुछ इसका विरोध हुआ। कुछ नेता हैं गिने चुने, लेकिन यह आश्चर्य है कि अगर दक्षिण भारत का भी कोई एक श्रमिक है, लेबर है, वो कहीं काम कर रहा है, और मान लीजिए कोई उत्तर भारत का भी, वो आखिर बात आपस में क्या इंग्लिश में करेगा? नहीं। भारत इस संपर्क भाषा के रूप में पहले भी हिंदी थी, आज भी हिंदी है। और संपर्क भाषा जो किसी भी देश की होती है ना, कुल मिला के राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे योग्य भाषा वही हो जाती है। आप देखिए कि पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, लगभग ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति मिलेगा आपको कि हिंदी वो समझ नहीं रहा है, और समझना भी, सीखना भी आसान है। फिर लोकतंत्र है, सबसे 70% लोगों की भाषा है। तो भाई अगर कोई तो एक पैरामीटर होता है, यह भी होता है ना कि कितने प्रतिशत लोग उसको बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो देखिए कहाँ है। सही बात। तो एक तो आप देखेंगे ना कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, इसके बाद तो यहाँ के लोगों के लिए हंसने, बोलने, या कि ये सब स्वप्न देखने की भाषा जो हिंदी है, उसी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में, पहले भी एक साधारण सी बहुत कॉमन एक सतर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय टीपू सुल्तान और बाबू वीर कुंवर सिंह चिट्ठी लिखते थे, किस में लिखते थे? हिंदी में। हाँ। एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों से कैसे बात करते थे? तो वह उस योग्य अगर कोई भाषा है जिसको आप राष्ट्रभाषा कह सकें, भाई देश की जितनी भाषाएं हैं, और उस समय मुझे जहाँ तक याद है कि उस समय के जितने भी युद्ध भी हुए होंगे भारतीय शासकों के बीच में, राज्य को लेकर, संस्कृतियों को लेकर नहीं, भाषा वहाँ कहीं कोई बिल्कुल बिल्कुल कहा जाए तो रुकावट का माध्यम नहीं रही। नहीं। और देखिए ना, पूरे देश में एक जगह देश जब राष्ट्र बनता है उसमें भाषा का तत्व आता ही है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है, देश एक भौगोलिक अवधारणा है। तो भाषा, देश से राष्ट्र बनने के लिए भाषा का तत्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मान लीजिए भगत सिंह को फांसी हुई होगी, पंजाब के थे, क्या तमिलनाडु का आदमी नहीं रोया होगा? हर व्यक्ति रोया, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी बात करते हुए तो आपको अब देखिए, पंजाबी जो है वहाँ की भाषा तो पंजाबी थी,
लेकिन पंजाबी होते हुए भी वो हिंदी है, हम्म, और उनके लिए वहाँ भाषा तमिल थी। लेकिन जो बात फैली पूरे देश में ना जिससे, वह हिंदी है। और जो सूत्र जोड़ता है इन सबको, भारत की सभी भाषाएं, भारत की जितनी भारतीय भाषाएं हैं, किसी भारतीय भाषा का हिंदी से बैर नहीं है, सभी भारतीय भाषाएं हैं। और आप सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषा हाँ हैं। सभी, अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई भोजपुरी है बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, इन सब होते हुए भी हिंदी है, उसकी हिंदी जी। अस्मिता है। हिंदी के व्यापक जो कहिए वटवृक्ष की ही ये सब शाखाएं हैं। तो लेकिन अंग्रेजी से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं दिखता, और किसी भी तर्क से, किसी भी तर्क सरणी से ये भाषाएं अंग्रेजी से संबद्ध तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो नेता हैं या राजनीतिज्ञ हैं जो, वो इस दास्ता के रूप में अंग्रेजी को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस मातृभाषा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं जो मातृभाषा है। देखिए, विरोध और प्रतिरोध सब दिन होते रहे हैं, कुछ लोग करते रहेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि बहुत ही धमक के साथ वैश्विक, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक पटल पर हिंदी बढ़ रही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वैश्विक स्तर पर स्थिति अच्छी है। भारत में भी हिंदी को लेकर के जो एक अब है कि स्वीकार्यता है, अब बिस्लरी हिंदी में बिस्लरी लिखने लगा है। तो बाजार की भाषा हो गई। फिल्म ने भी बहुत बढ़ाया है हिंदी को, क्रिकेट में आप देखते हैं हिंदी में आप कमेंट्री सुन रहे हैं अब। तो यह निश्चित रूप से समझिए कि कुछ एक जो विरोध प्रतिरोध हैं, इसके बावजूद भी हिंदी अस्मिता और हिंदी भाषा का जो एक विकास यात्रा है, यह अनवरत प्रवाहमान रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जी। दूसरा सवाल, चूँकि आप लेखन से जुड़े हुए हैं, किताबों की यात्रा में हैं आप, मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी का जो लेखक है वो रॉयल्टी के मामले में हिंदी के लेखक से ज़्यादा अमीर है। प्रकाशकों से पहले वो रॉयल्टी लेता है, फिर अपनी किताब देता है, और किताब आने के बाद भी प्रॉपर पारदर्शिता हमें देखने को मिलती है। लेकिन हिंदी के प्रकाशन की दुनिया में ऐसा क्यों है कि रॉयल्टी तो दूर, साहब यहाँ प्रकाशक जो हैं आपसे पैसे लेकर के आपकी किताब छाप रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझाइए कि ऐसा क्यों है, और लेखकों की जो भूख है छपने की पैसे दे करके, क्या ये एक लेखक की गरिमा और एक वातावरण को मतलब कहा जाए तो कठिन नहीं बना रही है, और नई पीढ़ी के लिए तो खासकर, और एक प्रकाशकों को एक शोषण का अवसर नहीं दे रहे? और क्या आप मानते हैं कि प्रकाशक जो हैं वो शोषण भी करते हैं? मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत कुछ बाजार से तय होती हैं। हम्म। मतलब बहुत ये चीज़ हम और आप बैठकर, या कोई भी व्यक्ति, जो जहाँ बाजार आ गया ना, वहाँ लाभ और हानि के फार्मूले से चीज़ें तय होती हैं। हम्म। अगर मान लीजिए कि जितने लेखक हैं उनको छपना है, हम्म। अगर किसी एक, इसको ऐसे भी देखते हैं कि कई बार प्रकाशक है अच्छी पांडुलिपि को भी मान ली उसे रिजेक्ट कर दिया, हाँ, कर देते हैं। लेकिन तो उसके पास पैसा है, उसको लग रहा है कि चलो हमें भी, हमने मेहनत से कविता लिखी, हम छपवा ही लेते हैं, पढ़ने वाला कोई हो ना हो ये अलग चीज़ है। तो एक तो इसमें इसका दूसरा पक्ष भी, हम इसे सिर्फ, मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे कहूंगा कि यह विवेक पर तय होना चाहिए, कि इसको हम विवेक सम्मत दृष्टि से यह देखें कि अगर मान लीजिए कि मैं फेसबुक पर कविता लिखता हूं और वहां पर हमारी एक कविता को 500 लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एक कविता को 500 लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और आपने अगर मान लीजिए, क्योंकि आपको 500 लाइक भी, आपने कविता लिखकर डाली है, 500 लाइक भी नहीं है उसके, और आप कह रहे हैं कि मैं 50 कविताओं का एक संग्रह छपाऊंगा जिसकी कीमत इतना रखूंगा, कौन खरीदेगा उसको? तो विवेक से तय होना चाहिए। आपके पास पैसे हैं और आपको कोई प्रकाशक नहीं छाप रहा है, आप कविता संग्रह आपने छपवा लिया, यह भी अपने में ठीक है। अब आइए दूसरा पक्ष, कि प्रकाशक में देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए, यह तो ठीक है, और यह भी ठीक है, इससे मैं जिसको कहते हैं इनकार नहीं करूंगा और सहमति दर्ज नहीं करूंगा कि अंग्रेजी प्रकाशन में पारदर्शिता, और थोड़ा अगर कहिए कि कम पाठक वर्ग है उसके पास, तब भी वहाँ मुनाफा ज़्यादा है, अंग्रेजी किताबें अधिक बिकती हैं, क्योंकि हमने शायद लेखक को वो चीज़ की, कई बार लगता अच्छा आपने एक किताब लिखी है, एक कॉपी हमको दीजिएगा मैं पढ़ूंगा, हाँ, और लेखक मुफ्त में दीजिएगा साहब। और लेखक इसी में खुश हो जाता है कि, और खुद बेचारा छपवाता है और खुद अपनी प्रति जाके किसी को भेंट भी कराता है, और खुद वो फिर, और वो कई बार तो जिसको देता है वो पलट कर देखता तक नहीं है। तो जैसे एक दुकानदार के पास कोई सामान है वो फ्री में नहीं देगा, लेखक जिस दिन अपने सामान को इस तरह समझेगा कि मैं अपनी इस पुस्तक को किसी को ऐसे ही नहीं दे दूंगा, मैंने इसके लिए कई मतलब महीनों कई वर्ष लगा करके मैंने जो लिखा वह मैंने किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को दे दिया है जो शायद अपने घर में ऐसे ही किसी कोने में रख देगा, तो किताबों के साथ किताबों का या शब्दों का इतना बड़ा अपमान तो नहीं करना चाहिए। ये चीज़
दूसरी चीज़ है कि धीरे धीरे जब प्रकाशन में कई बार नए लेखक उतरते हैं तो वह इन चालाकियों को नहीं समझ सकता, कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो इन चीज़ों को नहीं हाँ, वो देखता। क्लॉजेस जोड़ देते हैं हाँ, सारी टर्मिनोलॉजी की, और बाद में भी आप कैसे उसके चक्रव्यूह में फंसे रहे प्रकाशक ने प्रकाशक के। कितनी कॉपी छापी, कितना बेचा, आप कैसे तय कर लेंगे? उसका क्या कोई ऐसा मेथड है बना हुआ कि नंबर ऑफ कॉपी प्रिंट हुई तो उसका कोई फैसला होगा? इसका कोई ठीक ठाक, इसको फुल प्रूफ मेथड नहीं है। हर जगह सीसीटीवी तो लगा नहीं है, कोई ऐसा फुल प्रूफ मेथड तो है नहीं। तो शायद धीरे 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 बाजार एडजस्टमेंट का यह दौर है। हम आने वाले समय में हिंदी के लेखक अपने, जिसको कहते हैं स्वाभिमान को लेकर के और संजीदा होंगे और अपने पुस्तक को देते समय और सजग होंगे। और दूसरी बात यह भी है कि जल्दी से, जिसको कहते हैं छपने की एक भूख, अपने प्रोडक्ट को कच्चा माल मार्केट में उतार देते हैं, जो इस पर बचने, कम किताबें लिखें, बढ़िया लिखें, आपके पास चुनिंदा चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ ऐसी हो जो फुल प्रूफ हो और बहुत बढ़िया हो, उसमें कोई कमी ना हो। तब शायद ये कि अगर मांग से अधिक आपूर्ति होगी तो कीमत घट जाएगी। हिंदी में शायद मांग से अधिक आपूर्ति हो रही है, दनादन लाखों कृतियाँ, पुस्तकें आ जाती हैं और उस आती हैं चली जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो उत्पादन जो है पुस्तकों का बहुत अधिक है, ये शायद कम हो, गुणवत्ता अधिक हो, तब शायद आप जो इस आदर्श स्थिति की ओर सोच रहे हैं उधर हम बढ़ेंगे। एक फाइनल सवाल है कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भाषा, शब्द और हिंदी को लेकर के? मैं यह कहूँगा कि सबसे पहले तो गौरव बोध, आत्मबोध। आप हिंदी भाषी हैं, इस पर गर्व कीजिए। हर भाषा के व्यक्ति को उसको अपनी भाषा पर गर्व होना ही चाहिए। सर्वोत्तम रूप में अपने भावों का व्यक्ति आप जिस भाषा में कर सकते हैं उस भाषा को छोड़िए मत। दूसरी कोई भी भाषा जो होगी, जो आप सीखेंगे बाद में, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज वाली बात उसमें वो नहीं आ पाएगी। तो अगर आप समाज में या कहीं पर भी उसका अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो अपनी भाषा पर काम कीजिए, और इसके लिए कभी बहुत देर नहीं है। अगर आप 50 वर्ष के भी हैं, 50 वर्ष के भी हो गए हैं और आपको अपनी हिंदी अच्छी करनी है, आप कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए बचपन से आपके यहाँ आपने बांग्ला बोला है तो बांग्ला के लिए भी है। अगर आप बचपन से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं और आपको लगता है कि 40 साल जीवन के 40 साल ऐसे ही निकल गए और काम चलाओ हिंदी से काम चलाया है, अंग्रेजी आती नहीं और अब इंग्लिश ठीक करेंगे, इससे बेहतर है कि हिंदी ठीक कर लीजिए। और हिंदी ठीक कर लेना आपके लिए सरल होगा, आसान होगा और इसके लाभ अधिक होंगे। आप जहाँ बोलेंगे आपके शब्दों में वजन होगा, आपके शब्द प्रभावशाली हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी जो भी भाषा, बजाय इसके कि मैं कहूँ अपनी हिंदी ठीक करिए कीजिए, मैं ये कहूँगा कि आपको अपने शब्दों पर, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। जो भी आपकी भाषा है, पहली भाषा, उस पर खूब काम करके उसको और प्रभावशाली बनाइए। समाज में आपका प्रभाव इसके समानुपातिक रूप से बढ़ जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश कम्बल जी। आपके शब्दों की ये साधना चलती रहे और समाज में सृजनात्मकता की ये धार अविरल प्रवाहित होती रहे, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। हमारे साथ मौजूद थे कमलेश कमल जी, जिन्होंने ढेर सारे सवालों के जवाब दिए। भाषा, शब्द, हिंदी की वर्तमान स्थिति, भारतीय भाषाओं और सामाजिक परिदृश्य के बारे में चर्चाएं की। और एक जो उससे नवनीत निकला, निश्चय ही वो आपके लिए प्रेरणादायक बने और हम सब इसका अनुकरण करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IBC 24।